It's good. Good afternoon once again. तो हम लोग को आज करना है करंट अफेयर्स, है ना। देखिए, दिसंबर में मैं थोड़ा पर्सनल रीजन से स्टार्टिंग में छुट्टी पे था, आपको पता ही है। तो अभी हम लोग दिसंबर के करंट अफेयर्स कर नहीं पाए अभी तक, बट अभी से आज करेंगे, कल करेंगे, है ना। 25 को अगर छुट्टी रहता है तो फिर 26 को करेंगे, और जितना अभी तक का पेंडिंग करंट अफेयर्स है ना। So we are going to cover the current affairs of December 2024. So today we will complete on 23rd. That is first part. First part में मान लो 6-7 दिन का करंट अफेयर्स आ जाएगा, डेट मैंने नहीं लिखा है। फिर 24th को we will do some topics, second part एक तरह से, है ना। And 26th को again we will do some topic, that is third part. तो इसमें आपका सारा करंट अफेयर्स जो है दिसंबर का पेंडिंग वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला चीज। और आज 23rd है ना। फिर कल 24th होगा। ये डेली मैं रिकॉर्ड करके आज से ही इवनिंग से रात में हो कभी भी हो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते जाऊंगा, जो आप लोगों को मिलते जाएगा, ठीक बात है। और ये डेली चालू हो जाएगा। और फिर इसको खत्म होने के बाद हम लोग का डेली तो रहेगा ही, बाकी वीकली जो सैटरडे क्लासेस रहती हैं वो रहेगा। बट आगे अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब प्रीलिम्स आ रहा है ना। तो प्रीलिम्स आ रहा है तो we'll have to focus on prelims specific current affairs also. तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस स्पेसिफिक सब तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट ओनली प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो आपको डायरेक्टली किस में हेल्प करे, प्रीलिम्स 2024 में हेल्प करे, सॉरी 5 में, ठीक है। अभी 4 में ही चल रहा दिमाग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम लोग रिवाइज करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? प्रीलिम्स। तो फिर 2 तरह की क्लासेस चलेंगी। एक क्लास जो डेली वाला करंट अफेयर्स वो चलते जाएगा यूट्यूब पे, वो आप लोग देखते रहिएगा, डेली रिकॉर्ड हो जाएगा। कभी मैं यहां टाइम मिलेगा तो यहां रिकॉर्ड कर दूंगा चेहरा दिखा के, कभी यहां टाइम नहीं मिलेगा तो बिना चेहरा दिखाए स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये होते रहेगा। और बाकी डेली वाला करंट अफेयर्स, और बाकी जो ईयरली पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स है जो एग्जाम के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक जरूरी है, वो हम लोग क्लासेस में करते जाएंगे, जैसे अभी आप आए हो, सो दैट कि मैं आपको क्लासेस में अच्छे से समझा पाऊं और रिटेन भी ज्यादा करा पाऊं। समझ में आ रही बात? ठीक है। क्योंकि जब आप क्लास करते हो तो रिटेंशन थोड़ा बढ़ जाता है। सिर्फ यूट्यूब पे देखते हो तो आपका दिमाग भी पैसिव हो जाता है कि देखते 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 आप खो जाते हो। फिर इधर से अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो इधर से मोबाइल भी निकाल लेते, देख रहे हो इधर से रील भी चल रहा है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो लोग 2 डिवाइस एक साथ यूज करते हैं उनके साथ होता है कि नहीं होता है? जो सिर्फ मोबाइल में ही देख रहे होते हैं उनके साथ नहीं होता है। और जो लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट लेके बैठे हैं वो देखते 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 इधर भी चले जाते हैं, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं। तो वो नहीं करना है। डेली वाला दोनों है बेटा, प्री सिक्योर तो रहेगा ही। डेली वाला हम करंट अफेयर्स भी यूट्यूब पे करते थे, पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग है। पेंडिंग छोड़ो या मिसिंग बोलो, क्योंकि देखो डेली में कई बार बहुत ज्यादा रेलेवेंट करंट अफेयर्स आता नहीं है ना। बट पूरे दिल्ली के मार्केट से लेके हर जगह एक ट्रेंड बना हुआ है पिछले 5-6 साल से कि डेली करंट अफेयर्स कवर होता है और डेली लोग देखते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वो जरूरी नहीं होता है, हाँ, बट उससे एक चीज जरूर होता है, आपका फ्लो मेंटेन रहता है। जो डेली देखते हैं उन लोगों का फ्लो, तो वापस से मैं ये कोशिश करूंगा कि जो लोग डेली देखते हैं उनका एक फ्लो मेंटेन रहे। उसमें बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड भी रहते हैं, तो रिपीटेड भी रहते हैं तो भी देखते रहो, आपका रिवीजन होते रह रहा है, वैसे चलते रहेगा। और देखो उसको भी देखो, वो भी काम के लिए ही है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का अपना करंट अफेयर्स है। अब देखो, जब मैं क्लासेस लेता हूं करंट अफेयर्स के सैटरडे उसके हिसाब से भी रिपीटेड मिलेगा। क्लाइमेट चेंज हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, अब हर बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्लाइमेट चेंज हफ्ते में 4 बार तो न्यूज में रहेगा ही, कभी किसी थोड़ा सा ऐसे एंगल से, कभी थोड़ा सा वैसे एंगल से। और क्लाइमेट चेंज अभी तक याद करते करते आपको एक चीज क्लाइमेट चेंज में समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट चेंज का मेजर रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन से गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। और क्लाइमेट चेंज में हमें ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना है? रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करके कितना रखना है? जो प्री इंडस्ट्रियल
टेम्परेचर था, प्री इंडस्ट्रियल मतलब 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर, उससे अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज करे वो कितना करे, 1.5 डिग्री, है ना। ये बार बार हम यही बात करते हुए आते हैं कि नहीं, मतलब जो 17th सेंचुरी, जैसे जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज बनी, आपने जेम्स वाट बचपन में पढ़ा होगा ना, ऐसे करके भाप इंजन बना, ऐसे बड़े बड़े जब मशीनरी बनी, बड़े बड़े जब इंडस्ट्रीज आई, उसके बाद से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज्यादा आई, ज्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। तो उसी को टैकल करना है, उसी के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या बनाया है, UNFCCC बनाया है, उसी के बारे में हम बात करते आ रहे हैं। तो यहां टॉपिक ये है कि ओशियंस जो है, ओशियंस वो कैसे हेल्प कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को टैकल किया जा सके। तो एक बात मुझे बताओ, अर्थ में कितना % पोर्शन ओशियन है, 70% पोर्शन ओशियन है। तो इसका मतलब ओशियन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए, है ना। अच्छा बताओ मुझे, अगर हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ट्रैप कर देना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहां पे है ना, जैसे मान लो बाहर सनलाइट आ रही, हम लोग बाहर चले जाते हैं सब लोग, अब जो सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट ऊपर से आई, नीचे टकराई, टकराने के बाद वापस जब जा रही होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको पकड़ लेता है, कहां जा रहे हो, इधर को, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। उसको मीथेन पकड़ लेता है, उसको वाटर वेपर पकड़ लेता है, जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो गर्मी लगता है ना। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है। कैसे गैसेज है, वाटर वेपर तो टेम्पररी है, बारिश हुआ खत्म, बारिश नहीं हुआ तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा है। तो गर्मी ज्यादा क्यों है ह्यूमिडिटी से, क्योंकि वो जाती हुई सन की रेज को पकड़ लेता है, कहां जा रहे हो, रुक जाओ। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कर रहे होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब हटा दें तो सन की रेज से यहां गर्मी नहीं हो रही, उनके पकड़ लेने की वजह से हो रही है, क्योंकि वो गैसेस कैसी हैं, ग्रीन हाउस, है ना। ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जब, क्योंकि 9th 10th में बार बार आप पढ़ते हो कि जैसे मान लो एक ग्लास का एक हाउस बना दो, शीशे का ग्लास का हाउस बना दो, उसमें पौधे उगा दो, क्या उगा दो, पौधे। अब पौधे क्या करते हैं बताओ, ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। अगर मान लो एनिमल्स रख लो या कुछ भी रख लो, वहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हो, है ना, तो वहां पे जो एनर्जी हीट ट्रैप होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा बाहर के कंपैरिजन में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज्यादा है। तो अब यही सब चीज यहां पे चल रहा है ओशियंस में। ओशियंस में क्योंकि पेड़ पौधे बहुत होते हैं कई बार, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरीके का बायोटा होता है, ठीक है। तो उस ओशियन का बायोटा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के अपने पास रख ले, उसी स्ट्रैटेजी पे हम बात कर रहे हैं। उसी स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल स्ट्रैटेजी। तो इसका नाम से मत कंफ्यूज होना, नाम से ये भी लग रहा है कि मरीन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेंगे, ऐसा नहीं। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके कहां डाल देंगे, मरीन में, मतलब ओशियन में डाल देंगे, है ना। तो ओशियन में डालोगे तो उसको कोई ना कोई एब्जॉर्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अगर ओशियन में पेड़ पौधे ज्यादा हो जाए, है ना, ग्रीनरी ज्यादा हो जाए, क्या ज्यादा हो जाए, ग्रीन्स, तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब। और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में हमें क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब ये अच्छी बात हो गई, लेकिन खराब बात क्या हो गया, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो पौधों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन साथ में जो मछलियां हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, और अगर हम बात करें पानी में क्या हो रहा है, पानी मतलब क्या है, वाटर। वाटर में आप क्या डाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो तो ये बन जाता है H2CO3 बन जाता है। ये क्या होता है, एसिड होता है, क्या होता है, एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पानी में मिलेगा तो ओशियन का एसिडिफिकेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, ओशियन का एसिडिफिकेशन।
कोई भी चीज एसिडिक होगी तो खराब होते जाएगी कि नहीं होते जाएगी? एसिडिक होगी तो मछलियां मरती जाएंगी। आप बोलोगे सर बढ़िया है, मछलियां निकाल के हम खा लेंगे। एसिडिक मछलियां हैं, तुमको भी नुकसान होगा। समझ में आई बात? कोरल रीफ वगैरह सब डाई होती जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर डालना है ओशियन में, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि ओशियन का एसिडिफिकेशन होगा, आपको पेड़ पौधे और ज्यादा ओशियन में कुछ करके बूम करना पड़ेगा, वहां के एनिमल्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक प्लस साइड भी है और एक माइनस साइड भी है ना। बट सोचने के लिए आप पहले क्या सोचोगे? सोचने के लिए तो पहले तो आप इंसान के बारे में सोचोगे कि हम लोग बचे रहे, बाद में मछलियों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पहले तो ओशियन में डाल दो, कुछ भी एटॉमिक टेस्ट कुछ भी हो रहा है ओशियन में डाल दे रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो, तो ये चीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल स्ट्रेटजी क्या है। तो मरीन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिमूव किया जा रहा है, मरीन में डाला जा रहा है, बाहर से एटमॉस्फेयर से वहां पे डाला जा रहा है। ठीक है, देखो ये ग्लोबल कार्बन साइकिल है। बचपन में पढ़े थे ना, कार्बन कहां से निकला कहां गया, तो ये पूरा क्या बन जाता है? साइकिल। सबसे ज्यादा कोल, ऑयल, गैस, इनको जलाने पे सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रीज से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा या ट्रांसपोर्टेशन से रिलीज होगा। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता कहां है? ये ग्रीन मतलब जा रहा है, किसमें जा रहा है? वेजिटेशंस में, सॉयल में। सॉयल भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। समझ में आई बात? पर्मा फ्रॉस्ट, पर्मा मतलब परमानेंट, पर्मा मतलब फ्रॉस्ट मतलब जमा हुआ, फ्रॉस्ट जानते हो ना, आइस। पर्मा फ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली जमा हुआ आइस। फिर से बोलो, पर्मा फ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली जमा हुआ आइस। अब परमानेंटली जमा हुआ आइस कहां है? जहां बहुत ठंडा है, उधर रसिया में साइबेरिया वेबेरिया और इधर ऐसे जगहों पे है। उसके अंदर पूरा पूरा छोटे छोटे पौधे भरे हुए हैं जो पूरे फ्रॉस्ट हैं, उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड है एकदम। उसको जब वो पिघलने लगेगा तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कहां आएगा? बाहर आने लगेगा। समझ में आई बात? तो ग्लोबल वार्मिंग से एक तो वार्म हो ही रहा है और ज्यादा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है। इसीलिए हम लोग को उसको क्या करना है? पर्माफ्रॉस्ट को और ज्यादा बचा के रखना है, या उसमें वो भी पर्माफ्रॉस्ट भी क्या करता है? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींचता है। समझ में आ रही बात? पर्माफ्रॉस्ट के बारे में अलग से भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पर्माफ्रॉस्ट क्या है। पूछा गया भी है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी है। रिवर एंड लेक्स, रिवर एंड लेक्स में अगर बहुत लेक्स में पौधे हों तो वो भी क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के रखेगा। ये सारा कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल में अगर सब कुछ स्टार्ट वहीं से हो और वहीं खत्म हो जाए तो जीरो हो तो बैलेंस्ड है, लेकिन हो क्या रहा है? इम्बैलेंस हो गया है और -0.3 हो गया है। मतलब -0.3 कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से बाहर निकल रहा है बार बार हर साल। अगर वही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। उसी को रोकना है। इसलिए हर कंट्री क्या करती है? नेट कार्बन जीरो एमिशन बनने का कोशिश करती है। समझ में आ रही बात? अब ये जो है ये मेंस में यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में खास यूज नहीं है। प्रीलिम्स में पर्माफ्रॉस्ट क्या है और ये सब चीजें बेसिक आपसे पूछी जा सकती है ना। ये तो ओशियन ऐसे ही बना हुआ है ना। ओशियन क्या है आपका? Ocean absorbs 25% of anthropogenic carbon dioxide emission and over 90% of excess heat generated by greenhouse gases. Greenhouse gases जो भी excess heat generate करती 90% उसको कौन ट्रैप करता है? Oceans. और 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रैप करता है? Oceans, है ना। तो इसका मतलब ओशियन ने बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने से रोक रखा है। समझ में आई बात? वो नहीं होता तो ग्लोबल वार्मिंग का और भयावह रूप अभी ही देखने के लिए हमें मिल जाता। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? ओशियन एसिडिफिकेशन, ये सब समझा दिया है ना। उससे क्या प्रॉब्लम है? मरीन इकोसिस्टम हार्म होगा, ये सब तो आपको बताया ही। ठीक है, एक्सप्लोरिंग मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक, तो वही है मरीन मतलब पानी, पानी में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करके स्टोर कराएं, ओशियन में स्टोर कराएं, सीज में कराएं, रिवर्स में कराएं, लेक्स में कराएं, कैसे भी करके उसमें पानी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्टोर करा दें, उसको बोलते हैं एमसीडीआर। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। ऐसी चुटकुला चीजें यूपीएससी बहुत इंटरेस्ट लेता है और खासकर एपीएससी भी इंटरेस्ट बहुत लेगा, है ना। ये इस टर्म को बहुत ज्यादा न्यूज में है और इस टर्म को समझने के लिए मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया क्योंकि ये प्रीलिम्स में आ सकता है।
और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ा दिया है ना। ठीक है, एमसीडीआर में क्या हो सकता है, देखो एमसीडीआर में क्या है, आर्टिफिशियल अपवेलिंग। अपवेलिंग मतलब नीचे के पानी को कहां लाना, ऊपर। नीचे का पानी जो होता है वो जो बहुत दिन से है, कई बार वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। वो नीचे वाला पानी जब ऊपर आएगा न्यूट्रिएंट रिच, तो न्यूट्रिएंट के हिसाब से बहुत सारा वहां पे फंगस और वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो निकलेंगे। वो निकलेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के वापस रख लेंगे। समझ में आई बात। तो अपवेलिंग करना है ना, कई बार जहां जरूरत पड़े वहां डाउन वेलिंग भी करना। ओशन फर्टिलाइज करना, फर्टिलाइज मतलब अब जैसे मान लो खेतों में यूरिया डालते हो ना, उसको फर्टिलाइज करना बोलेंगे ना, तो वैसे ही ओशन को फर्टिलाइज करना कि वहां और पेड़ पौधे निकले। समझ में आ रही बात। ये स्ट्रेटजी। मैक्रो एल्गी, ये एल्गी को और ज्यादा ग्रूम वो करना, क्योंकि एल्गी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के ट्रैप करेगी। समझ में आ रही बात। ये सब किस में आ जाएगा, एमसीडीआर में आ जाएगा। अंडरस्टूड। बायोटिक वर्सेस ए बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या हो गया, नेचर बेस्ड। बायो, बायोटा मतलब जो लिविंग है उस पे बेस्ड। अबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है उस पे बेस्ड। तो बायोटिक मतलब लिविंग। लिविंग में क्या आ जाएगा, ये सब, ये ऐसे पौधे देखो आप लोग कभी, इसको मैंग्रोव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपको देख, ये क्या होता है, ये ओशियन के पास सलाइन वाटर में बहुत ज्यादा मिलेगा। कहां मिलेगा, सलाइन वाटर में, ओशियन के पास, है ना। ये एग्जैक्टली ये मुझे लग रहा है कि ये तमिलनाडु का फोटो होगा, कोस्टल एरियाज का। वहां पे लोग जाते हैं यहाँ से बोट लेके, इधर से घूम के उधर से घूम के आते हैं। समझ में आई बात। उधर ओशियन है, इधर बैक वाटर्स है। ओशन में जाने की हिम्मत तो है नहीं, तो इधर थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। ठीक है, ओशन में जाने की हिम्मत होता है बट पलट भी जाती है कभी कभी चीजें। तो इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। अब ये भी पेड़ ही है, तो ये भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ट्रैप करेगा। आ रही बात समझ में। तो वैसे ही मैंग्रोव, सी ग्रास, सी ग्रास जो होता है, देखो सी के अंदर ग्रास दिख रहा है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या खींच के अपने पास करेगा। तो ये सारा स्ट्रेटजी, कौन स्ट्रेटजी बोलोगे इसको, बायोटिक स्ट्रेटजीज बोलोगे। ठीक है। और अबायोटिक का मतलब क्या हो गया, अबायोटिक मतलब वो अपवेलिंग करा रहे हैं, डाउनवेलिंग करा रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग करा रहे हैं, वो सब भी कर सकते हैं, बट उसका खास लॉजिक नहीं है। देखो ये अबायोटिक मतलब उसको केमिकली काम कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों का खास जरूरत नहीं है। यही है आपका पूरा पूरा क्लाइमेट चेंज का जो गोल है, 1.5 डिग्री के अंदर रोकना है। उसके लिए हम लोग एमसीडीआर टेक्नोलॉजी काफी काम में आएगी। रिस्क आपको बता ही दिया, ओशन और एसिडिक हो सकता है, रिस्क में एनिमल्स मर सकते हैं ओशियंस के, ये सब रिस्क है। पब्लिक परसेप्शन क्या कहता है, पब्लिक परसेप्शन, देयर इज स्केप्टिज्म अराउंड अबायोटिक टेक्निक। बायोटिक तो ठीक है, पेड़ पौधे उगा लो, अबायोटिक में केमिकल और इन सब के यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें है ना, तो उसको नहीं करो, बात खत्म हो गया। ठीक है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, उसमें एमसीडीआर भी एक टेक्निक है। बाकी और भी तो हम पढ़ते ही रहते हैं कि और क्या करना चाहिए, ग्रीन हो जाओ, रिन्यूएबल एनर्जी हो जाओ, उसमें एक और एडिशन है। ठीक, चलो सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक में किसी को कुछ डाउट हो तो पहले बता दो, नहीं तो हम लोग अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल प्रियव्रत विल गेट द कंपाइलेशन तो मिलता ही है यार। अंजलि बोल रही मैंने 17 दिसंबर को ज्वाइन किया है, तो प्रीवियस करंट अफेयर्स कैसे मिलेगा। देखो जो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स होगा वो जनवरी से क्लासेस चलेंगे, वो सब मिलने लगेगा। बाकी करंट अफेयर्स आप छोड़ दो, है ना। बाकी अभी क्योंकि आपने दिसंबर में ही ज्वाइन किया है, तो आप जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट चल रहा है उस पर ध्यान दो, और प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स होगा वो क्लास में ही होगा, ऐसे ही होगा, तो यू विल गेट दोस। सर इसको ब्लू कार्बन बोलते हैं क्या, ब्लू मतलब पानी पानी, ब्लू है पानी पानी, कैसे बनेगा ना, वैसे ही बना, तो उसके अंदर कार्बन जाएगा तो वही ब्लू कार्बन है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी भी इसी को बोलते हैं, पानी से रिलेटेड इकोनॉमी। ऐसे थोड़ी गाना बनता है, ऐसे ही याद रखो। देखो सेकंड टॉपिक, फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, ओवरहैंगिंग स्टॉर्म ओवर द रेड सी। देखो ये बार बार न्यूज में है, और बड़ी जबरदस्त 2022 में यूपीएससी ने मेंस का क्वेश्चन भी पूछा था 15 मार्क्स का। ठीक है, और हमेशा न्यूज में रहता है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में, ओवरली न्यूज में। ठीक है, पिछले एक साल से, ऐसा नहीं कि कुछ दिनों से, एक साल से न्यूज में। अब न्यूज में है तो क्या है, रेड सी। रेड सी देखा है आप लोगों ने कभी, बताओ, फोटोज में देखा है। अच्छा, सब लोग के घर पे वर्ल्ड मैप है,
अगेन जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, बेटा घर पे आपका क्या होना चाहिए, वर्ल्ड मैप होना चाहिए, आपके बेड के बिल्कुल करीब होना चाहिए। कभी कभी जब रील स्क्रॉल करने का टाइम छोड़ के आप वर्ल्ड मैप को देखो, ऐसे ऐसे करके आप देखो, है ना, उसमें जगह जगह जो अलग अलग चीजें हैं उनको देखो, और वर्ल्ड मैप बनाना भी सीखने का कोशिश करो, ठीक है। मैं बहुत बेकार वर्ल्ड मैप बनाता हूं, लेकिन मेरा काम चल जाता है क्योंकि आपको समझ में आ जाता है। देखो ये कुछ वर्ल्ड मैप जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। वर्ल्ड मैप जैसा दिख रहा है, हाँ। यहाँ पे थोड़ा हॉर्न बनाना रह गया, यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, ऐसा ऐसा करके होता है अफ्रीका में, है ना। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं? हॉर्न, अफ्रीका का हॉर्न। यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। एक कंट्री का नाम क्या है? जिबौती। नाम सुना है आप लोगों ने? डिजिबौती लिखा जाता है, बोला जाता है जिबौती। आगे लगा डी लगा हुआ है जो है वो क्या है? साइलेंट है। मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आया, जब साइलेंट ही रखना था तो लगाया क्यों? नहीं आया, बट ठीक है ना। बट जिबौती, जिबौती के अलावा और भी कंट्रीज हैं। इंपॉर्टेंट कंट्री जिसका नाम सबने सुना होगा, सोमालिया सुना है। एरिट्रिया, एरिट्रिया का नाम सुना है क्या? ठीक है, ऐसे करके 4 कंट्रीज यहाँ पे आता है। ये जो सी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड सी बोलते हैं। ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, जीवन में कभी भी कोई भी एग्जाम हो ये इंपॉर्टेंट है। हर 3-4 साल में एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा प्रीलिम्स में, ठीक बात है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे 4 कंट्री, पढ़ के आना, देख के आना। रेड सी, रेड सी के इधर एक कंट्री है जिसका नाम है यमन। क्या नाम है? यहां पे कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। यहां पे बड़ा कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। समझ में आई बात? अच्छा, यूके कहां है, कोई बताएगा? यूके कहां है? यहां पे। ये अंग्रेज लोग यहां से इंडिया आए थे। समझ में आई बात? और यहां पे ये पोर्टुगाल वगैरह सब जो कंट्री है, ये इधर कंट्रीज जो है पोर्टुगाल वगैरह आपका इसमें है, सॉरी अफ्रीका में, यूरोप में है पूरा ये मिला हुआ है। इधर जो पोर्टुगाल वगैरह है वो लोग इंडिया ढूंढ रहे थे कि इंडिया कहां है, इंडिया कहां है। तो इंडिया जाने का रूट ऐसे था, ऐसे पूरा फिक्स था। यहां पे दूसरे अंपायर ने कब्जा कर लिया तो इधर से जा नहीं पा रहे थे, तो नया रूट ढूंढ रहे थे। तो नया रूट ढूंढते ढूंढते कोई इधर पहुंच गया, वेस्ट इंडीज, बोला यही इंडिया है। कोलंबस नाम सुना है ना? रेड इंडियंस। वास्को डी गामा मेरा ऐसे आया, ऐसे 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 करके तब वो कहां पहुंचा? यहां कालीकट पहुंचा। समझ में आ रही बात? और यहां अफ्रीका में भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है। तो ऐसे जो निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं केप। इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप, क्योंकि यहां से अच्छा होप दिखाई देता है लोगों को कि इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां यमन है। यमन बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है पॉलिटिकली, जैसे अफगानिस्तान सुनते हो आप, सीरिया सुनते हो, यमन भी वैसे ही है। यमन में एक रिबेल रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाउथी रिबेल। क्या बोलते हैं? हाउथी रिबेल। हाउथी रिबेल। और यहां सोमालिया में पायरेट्स रहते हैं। कौन रहते हैं? तो पायरेट्स तो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं कि ठीक है पैसा मिल गया काम खत्म, या उनको जान का डर भी है बेचारों को, है ना। चोरों को जान का डर होता है ना, लेकिन टेररिस्टों को होता है क्या? नहीं होता है। या कोई मकसद कुछ खास है। जैसे यमन में जो रिबल्स लोग हैं वो फिर बहुत इमोशनल रिबल्स लोग हैं, और ये क्या करते हैं? यमन के लिए लड़ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भी लड़ रहे हैं। और यहां पे जब इजराइल पैलेस्तीन, यहीं पे इजराइल आता है, इधर ही। यहां जब वॉर शुरू हुआ, बेचारे ये लड़ने लगे, तब रेड सी से होके, अब तुम खुद सोचो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पे पूरा मिट्टी था, रेड सी यहां तक जाता था, और ये मेडिटेरेनियन सी है। कौन सा सी है? यहां इसको तोड़ के कैनाल बना दिया कि अब जो है ऐसे करके इसके अंदर से मेडिटेरेनियन सी होते हुए ऐसे करके हम इंडिया पहुंच जाएंगे, इधर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं? सुएज कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुएज कैनाल। सुएज कैनाल पहुंचेंगे हम लोग।
तो अब यहां से जो भी शिपिंग हो रहा है, ऑब्वियस बात है इधर के कंपैरिजन में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, कंटेनर की जरूरत कम पड़ेगी, कॉस्ट कम लगेगा, बिजनेस ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। सब चीज, सारा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? कनेक्टिविटी पे। किसी भी जगह का कनेक्टिविटी आप बेस्ट कर दो, उसका इकोनॉमी अपने आप बेस्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी बेस्ट कर दो और साथ में मतलब ऐसा चोरी छीना झपटी ये सब नहीं हो, तो अपने आप इकोनॉमी क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। अब यहां से जो भी शिप जा रहा है, ये हाउथी रिबल्स ड्रोन लेके टपाक कर दे रहे हैं कि जब तक इधर दिक्कत रहेगा हम टपाक करते रहेंगे। अब इनको अपने जान का डर भी नहीं है ना, तो कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा खास। इंडिया थोड़ा कुछ करने की कोशिश किया, बट बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज लाइक कि अब हम सामान इधर से भेजेंगे, तो इधर से सामान भेज रहे हैं तो डिले हो रहा है, डिले होगा। अच्छा, शिप में सामान कैसे आता है? कंटेनर में आता है, कंटेनर का शॉर्टेज हो रहा है, फिर समझ में आई बात? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहा है। तुमने रखे हैं, तुमने बहुत आम लगाए इस साल, सारे आम मुझे यूके भेज देने हैं, अब तुम्हारे पास कंटेनर ही नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। जब तक कंटेनर आया आम सड़ गए, तुम्हें कुत्तों को खिलाना पड़ा। बताओ कितना नुकसान हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये सारा कुछ इधर चल रहा है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? कहानी तो समझ ही गए, रिवल्स वगैरह क्या कहानी है। ये आसपास का पूरा लोकेशन पता होना चाहिए, सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, यहाँ की जो कंट्रीज है, इजिप्ट है, सूडान है, साउथ सूडान नीचे आता है, ये 4 कंट्रीज है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, यहाँ ओमान है, यहाँ यूएई आता है, ये पूरा एरिया आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा टॉपिक उसी पे ही है। अब पढ़ो, ओवरहैंगिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है समझ ही रहे हो ना? ओवर द रेड सी, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड। समझ ही गए ट्रेड पे क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्पेशली एट रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन। आम का एग्जांपल दिया ना मैंने, तो आर्टिकल तो मैं भी लिख सकता हूं। ठीक है। इफ दे रिमेन इन ट्रांजिट फॉर अ लॉन्गर टाइम, आम सड़ जाएगा ना भाई। इधर से तुम भेजोगे आम इंसानों को खिलाने के लिए, उधर कुत्ते खाएंगे, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना। हाउथी रिबल्स, हाउथी मिलिटेंट्स। ठीक है। ये है सुएज कनाल, यहां एक ग्रेट बिटर लेक वैसा सब आता रहता है ना, गल्फ ऑफ सुएज। अब यही है कि देखो, ये सब मेंस के लिए जरूरी है कि कितना % ट्रेड उससे निकलता है। बिफोर द अटैक अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास्ड थ्रू द सुएज कनाल। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 12% सिर्फ उस कैनाल से पास हो रहा है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। अब उसका 70% कम हो गया, जितना होता था। अगर आज के दिन में 100 रुपए का ट्रेड होता है, कल सिर्फ 30 रुपए का रह गया, तो कितना लॉस हो गया सोचो। ठीक है। रीरूटिंग टू अवॉइड रेड सी। सब लोग केप ऑफ गुड होप से निकल रहे हैं कि रेड सी को क्या करें? अवॉइड करें। देख रहे हो ये कौन सा सी है? बोलो, रेड सी है ना, रेड सी। यहां पे यमन के नीचे, वैसे तो पूरा कौन सा ओशियन है बताओ? इंडियन ओशियन है, बट जस्ट यमन के नीचे जो सी है उसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ एडन। है तो पूरा इंडियन ओशियन ही, बट उसी में एक छोटा सा सी को क्या बोलेंगे? गल्फ ऑफ एडन। अच्छा, जिबौती, यहां पे ये जो आता है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां पे ये वाटर चैनल जो है बहुत पतला हो जाता है। जब भी कोई वाटर चैनल बहुत पतला हो और बहुत बड़े बड़े वाटर चैनल को मिलाए, इसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट। जैसे इधर बहुत बड़ा वाटर चैनल क्या है? इंडियन ओशियन। इधर क्या है? रेड सी। यहां बहुत क्या हो जाता है? नैरो। समझ में आई बात? तो उस नैरो का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेव। क्या नाम है? बोलो, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मांडेव। तो ये सब याद रहना चाहिए। ये सब मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, नोट्स में भी दिया हुआ मिलेगा, है ना। यहां पे लिखा हुआ है बाब अल मांडेव स्ट्रेट। अब तुम लोग क्या करोगे? गूगल करोगे, मैप आएगा, देखोगे बड़ा छोटा करके, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। या तुम्हारे उसमें जो होगा, उसमें बस एक ही दिक्कत होता है कि अगर मैप में कुछ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है वो नहीं लिखा हुआ, बट गूगल करके जब बड़ा छोटा करोगे तो मस्त दिखेगा। और यहां आ जाओ, ये चीज क्या है तुम्हारा? सुएज कैनाल।
ये यहां तक रेड सी जाके खत्म हो जाता था, इधर यहां तक जाके खत्म हो जाता था, ये पूरा क्या बच जाता था, लैंड मास। तो लैंड जो 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। बोलो क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। कौन सा सुला, पेनिनसुला। सुला सुन के कुछ लोगों को कुछ और दिमाग में आ रहा होगा, है ना। देखो ये इंडिया है ना, इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, हाँ मतलब कुछ लोग रेड वाइन पीते रहते हैं ना, लिकर वाले लोग, ये खराब सा इंडिया बनाया मैंने, बहुत बेकार सा। अब इधर तो पानी पानी है कि नहीं है, बोलो, इधर वाटर वाटर है कि नहीं है। तो इंडिया के इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, इंडियन पेनिनसुला। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ये सब पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तभी बताया जा रहा है ना। प्रीलिम्स के हिसाब से ही 80% कहानी जो समझा है वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और मेंस के लिए ठीक है, और प्रीलिम्स में याद रखना पड़ता है, इसलिए भी कहानी जरूरी है, क्योंकि अगर कहानी नहीं याद है तो कैरेक्टर याद नहीं होंगे। तुमने पूरा देखा तब तुमको याद आया कटप्पा रटने की जरूरत पड़ता है, कटप्पा कौन है, नहीं, क्योंकि कहानी समझा हुआ है। अगर मैं तुमको कैरेक्टर दे दूं, कुछ कहानी नहीं समझाऊं, तो रटना पड़ेगा, राजमाता कहेगा राजमाता, अभी तो कहानी समझ में आ रहा, अच्छा राजमाता, उसकी माता, उसकी माता, उसका ये, उसका वो, कहानी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रहा अफ्रीका, यहां है नीचे में क्या है, केप ऑफ गुड होप। अब देखो, अब तो दिख रहा है ना, ये वाला कौन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पे ये जो पतला है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ बाबर, अरे बोलो, मांडेव। इधर क्या है, ये आपका पूरा क्या है, इंडियन ओशन, है ना। ये यमन है, यमन के नीचे गल्फ ऑफ, बोलो, एडन। अब रेड सी, ये वाला पेनिनसुला कौन है, सिनाई पेनिनसुला। अगर इसको यहां तक पानी गया है, इसको यहां से इन लोगों ने जोड़ दिया, उसको क्या बोला, सुएज कनाल। यहां पे कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बगल में ये कंट्री का नाम क्या है, इजिप्ट। तो ऑब्वियस बात है, इधर से सुएज कनाल से कुछ निकलता है, किसको फायदा होता है, इजिप्ट को, ठीक है, बेचारा लॉस में चल रहा है, ठीक है। शिपिंग जायंट, अब शिपिंग जायंट कोई कंपनी है, वो बोल रही है उधर से लेके नहीं जाएंगे, क्राइसिस हो रहा है, अटैक हो रहा है ना, सब कुछ इंपैक्ट आपको समझा ही दिया, वही सब लिखा हुआ है। कितने का रेवेन्यू लॉस हुआ है, वो रोग आ रहे हैं कि हमारा बहुत लॉस हो गया जी। तो ये सब लॉस वॉस परसेंटेज का डेटा वेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स मेंस के लिए, है ना। डिले हो रहा है, डिले का इंपैक्ट क्या है, लॉन्गर ट्रांजिट टाइम, रिस्क टू पेरिसेबल गुड, है ना, यही तो समझा रहा था, इंपैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है, डन, पक्का। देखो अब टेस्ट लेना भी शुरू करूंगा मैं धीरे धीरे, है ना, आते रहना क्लास। प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया यूएई। इंडिया यूएई मेंस के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट ही है, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल नहीं है, एक तरह से मैं बोलूं तो। फिर वही थोड़ा बहुत एक दो इक्का दुक्का कुछ फैक्ट्स वैसा हो सकता है जो प्रीलिम्स में वो लोग पूछ पाए, है ना। और देखो वैसे डायरेक्टली इंडिया यूएई रिलेशन जो है आईआर के सिलेबस पे नहीं है। आईआर के सिलेबस में लिखा है इंडिया एंड नेबर, क्या लिखा है, इंडिया एंड, तो यूएई जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, लेकिन पानी के बाद आ जाता है, ठीक है। तो सिलेबस इतना वेग लिखा होता है कि कई बार हम भरोसा नहीं कर सकते। आज तक नहीं पूछा गया, ना यूपीएससी में ना एपीएससी में, बट यूएई से लास्ट कुछ सालों से हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे, समझ में आ रही बात। अब यूएई के बगल में सऊदी अरेबिया, ओमान, उस पूरे रीजन से हमारे रिलेशन क्या रहे हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो जब रिलेशन बहुत अच्छा होता है तो मन करता है मेंस में क्वेश्चन पूछ देने का, समझ में आई बात। अब देखो मैं ऊपर ही बता देता हूं तुमको, किसी भी दो कंट्री के बीच का रिलेशन कैसे देखोगे तुम। मान लो कि दो कंट्री के बीच का रिलेशन देखना है, चलो बहुत सारे पैरामीटर पे, हाँ जैसे मान लो तुम दोनों, है ना, नीलिम और तुम्हारा नाम क्या है बेटा, प्रांजल। नीलिम और प्रांजल के बीच का रिलेशन कैसे देखेंगे, ये कितने अच्छे फ्रेंड हैं, ये एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ये एक साथ लंच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये एक साथ चाय पीने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये एक दूसरे को नोट शेयर करते हैं कि नहीं शेयर करते हैं, ये एक दूसरे के साथ शॉपिंग करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं,
एक दूसरे के साथ मूवी देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, एक दूसरे को सारी बातें प्राइवेट बताते हैं कि नहीं बताते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट कितना करते हैं, एक दूसरे को उधार देते हैं कि नहीं देते हैं। समझ में? तो रिलेशन के बहुत सारे डायमेंशन हो गए कि नहीं हो गए। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर नीलिम प्रॉब्लम में हो तो प्रांजल सब कुछ छोड़ के आ सकता है कि नहीं, हॉकी लेके कि हाँ कहाँ है बताओ, एंड वाइस वर्सा। मतलब एक लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस इनके थॉट में है कि नहीं। समझ में आई बात? बहुत सारा पैरामीटर पे दो लोगों के बीच का रिलेशन टिका हुआ है। जब दो लोगों में बहुत सारा पैरामीटर होता है तो दो कंट्रीज में भी सेम ही होगा। इंडिया यूएई, कभी तीसरी कंट्री से प्रॉब्लम हुआ, दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अभी एक दोनों में अच्छी बातचीत है कि नहीं है, एक ट्रस्ट है कि नहीं है, कोऑपरेशन है कि नहीं है, यहां के लोग वहां काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां के लोग यहां कंफर्टेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, फ्यूचर में बहुत दूर तक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं कि नहीं खाई हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। आईआर में उसको क्या बोलते हैं? अगर मैं बोलूं इंडिया एंड यूएई हैव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, मतलब बहुत फ्यूचर में ये दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाए हुए हैं, मतलब कोई एक दूसरे को हैम्पर नहीं करेगा, हार नहीं करेगा, दोनों के फायदे के लिए सोचेंगे, फायदे के लिए काम करेंगे। कुछ समझ में आ रही बात? तो वही है इंडिया यूएई रिलेशनशिप। रिसेंटली पिछले 2 साल में इंडिया यूएई के रिलेशनशिप में बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या साइन हुआ है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। पिछले कभी क्लासेस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में बताया था ना, याद आ रहा है? पहले के स्टूडेंट को, जो नए हैं उनको नहीं पता तो थोड़ा बता देता हूं। ट्रेड मतलब बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फ्री का मतलब फ्री में नहीं भेज देंगे, फ्री का मतलब टैरिफ टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? यहां से तुम मैंगो भेजोगे यूएई तो यूएई गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा के दाम नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि दाम बढ़ा देगी तो कम बिकेगा, दाम नहीं बढ़ाएगी तो ज्यादा बिकेगा। समझ में आई बात? रेस्ट्रिक्शंस क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। टैरिफ क्या रहेगा? नहीं रहेगा या मिनिमम रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा तो ट्रेड ज्यादा, ट्रेड ज्यादा तो बिजनेस ज्यादा, कोऑपरेशन ज्यादा, सब चीज ज्यादा। समझ में आ रही बात? वही है इंडिया एंड यूएई। इंडिया यूएई अ मॉडल फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। ये आर्टिकल ये बोलता है कि इंडिया यूएई का मॉडल अभी जो है वो ग्लोबल मॉडल है कि बाकी कंट्री को भी फॉलो करना चाहिए। इंडिया यहां से फेयर एंड लवली बना के भेजता है यूएई, यूएई से जाता है पाकिस्तान। समझ में आ रही बात? पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं खरीदता हमसे, वहां से खरीदता है। ठीक? तो इसीलिए हमारे बीच ट्रेड बहुत बड़ा है। हिस्टोरिकल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज कुछ खास बताने के लिए नहीं है। यूएई इज गेटवे टू द गल्फ रीजन। गल्फ वाला जो रीजन है यूएई, सऊदी अरेबिया, उधर जो, उसके लिए हमारा गेटवे कौन है? यूएई। गेटवे इसलिए है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर हमारे लिए कौन है? यूएई। सबसे ट्रस्टेबल पार्टनर कौन है? यूएई। यूएई का मेन सिटी कौन है? दुबई, है ना? सुने हो ना, हबीबी कम टू दुबई। अभी बहुत सारा पॉडकास्ट देखो आप, तो बहुत सारे पॉडकास्ट में जो रिच लोग हैं वो पॉडकास्ट करते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कि हाँ अगर आपको इंडिया से बाहर कभी रहना पड़े तो कहां रहोगे? आई विल लिव इन दुबई, क्योंकि वो इंडिया जैसा ही लगता है। तो इंडिया जैसा लग रहा है मतलब यू आर गेटिंग होमली ट्रीटमेंट देयर। समझ में आई बात? आपको थ्रेट महसूस नहीं हो रहा, आप अपना कल्चर वहां एंजॉय कर पा रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे बेटर है, और डिस्टेंस भी बहुत कम है। मुंबई से 3 आवर की फ्लाइट है दुबई, यहां से 3 आवर की फ्लाइट है मुंबई। इट सेम लाइक यहां से मुंबई जा रहे हैं कि मुंबई से दुबई जा रहे हैं। समझ में आई बात? है ना? तो ये चीजें हैं और वहां से ये सारी चीजें चल रही हैं। गेटवे टू द गल्फ रीजन फॉर इंडिया। स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल बॉन्ड्स। 1972 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, मतलब रिकॉग्नाइज किया एक दूसरे को कि अब एक दूसरे कंट्रीज में हम लोग रिलेशन को और अच्छा करेंगे। हमने अपना ऑफिस वहां खोला, उन्होंने अपना ऑफिस हमारे यहाँ खोला। ऑफिस को क्या बोलते हैं? एम्बेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेसी बोलते हैं। ठीक है। 2019 में मोदी जी को यूएई का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, द ऑर्डर ऑफ जायद। अभी फिर मिला है उनको, फिर एक गल्फ कंट्रीज में आज मिला है। ठीक है। डाइवर्स एरिया ऑफ कोऑपरेशन, इंडिया एंड द यूएई स्पेस में भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं दोनों मिलके। दोनों मिलके मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, उनके पास पैसा है, ऐसे मिल जाते हैं हम दोनों। डिफेंस, एनर्जी एंड
फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की जरूरत किसको है? यूएई को, है ना। एनर्जी की सिक्योरिटी की जरूरत किसको है? हमें। डिफेंस की जरूरत किसको है? दोनों को। समझ में आई बात? तो सब में कोऑपरेट कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यूएई के पास पैसा होगा, हमारे पास ब्रेन होगा, मैन पावर होगा। हेल्थ हमारे पास ज्यादा अच्छा है, एजुकेशन हमारे पास ज्यादा अच्छा है। फोस्टरिंग कल्चरल ब्रिजेस। कल्चरल ब्रिजेस, इंडियन लोग 35% है यूएई में। यूएई के पॉपुलेशन का 35% क्या है? इंडियन लोग हैं। सोचो, इंडियन ओरिजिन के, तो लगेगा ना वहां इंडिया ही। समझ में आ रही बात? इंडियन लोगों को कंफर्टेबल लगेगा ही। एक कल्चरल काउंसिल फोरम भी बोला है, क्योंकि अगर आप कहीं रहते हो तो कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अगर मान लो आप कहीं किसी कंट्री में रह रहे हो और आपको बिहू सेलिब्रेट करने नहीं दिया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लग गया, बिहू के दिन आप बैठ के ऑफिस में काम करो, कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है ना। या जो फेस्टिवल आप मनाते हो, ईद के दिन आपको बैठ के काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो कल्चर भी एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा है इंसान के लाइफ का। छुट्टी आपको क्यों चाहिए होती है? कल्चर एंजॉय करने के लिए। बड़े लोगों के पास बहुत पैसा है, प्लेजर के बहुत सारे ऑप्शन है। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनके पास प्लेजर का ऑप्शन क्या है? रेवोल्यूशन, सड़क पर निकल आओ, आंदोलन करो। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा सोशियोलॉजी, सोसाइटी, उधर भी घुस रहे हैं हम लोग, ऐसे घुसते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो कल्चरल काउंसिल फोरम बनाया गया कि दोनों को, एक दूसरे का कल्चर को क्या कर पाए? प्रमोट कर पाए। अब ये सब मेंस में ये पॉइंट लिख सकते हो, ये पॉइंट लिख सकते हो, है ना। मेंस में ये सारी चीजें लिख सकते हो। प्रीलिम्स में अभी तक कुछ खास नहीं आया है, प्रीलिम्स आएगा तो मैं बताऊंगा। डायस्पोरा किसको बोलते हैं पता है? डायस्पोरा, डायस्पोरा बना है वर्ड डिस्पर्स से बना है। किससे बना है? डिस्पर्स, फैल जाओ। इंडियन लोग जो बाहर फैल गए उनको क्या बोलते हैं? डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग जो यूएई में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? इंडियन। इंडियन डायस्पोरा बहुत रहता है वहां पे, यूएई इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ना। यूएई में अब मंदिर भी बन गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। की कंट्रीब्यूशन टू यूएई इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग वहां, इंडियन लोग वहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं। सारे गरीब लोग जाते हैं तो कहां जाते हैं? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग कहां जाते हैं? हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और रिटेल सेक्टर में, है ना। जितने भी वहां बड़े बड़े होटल्स हैं, होटल्स में देखोगे बहुत सारे स्टाफ तुमको क्या मिलेंगे? इंडियंस मिलेंगे, है ना। यहाँ पे होटल मैनेजमेंट किया, कहाँ निकल गए? दुबई निकल गए। वहां मैरियट है, ये है, वो है, कहीं ना कहीं होटल में तुमको क्या मिल रहा है? काम मिल जा रहा है। तो ये सब सारा चीज दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है, ठीक है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल इंटीग्रेशन, यही सब है। देखो 3 आर्टिकल को मैंने एक साथ मिला है। इंडिया एंड यूएई ड्राइव ग्रोथ थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यूएई यहाँ पे क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। यूएई गुजरात में फूड पार्क बना रहा है। क्या बना रहा है? फूड पार्क बना रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट फूड पार्क में हो रहा है और फूड का प्रोसेसिंग हो रहा है, वो वापस यूएई जाएगा, तो उनका फूड सिक्योरिटी इंटैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि यूएई ऐसी कंट्री है या गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लोकल फूड प्रोडक्शन क्या है? बहुत कम है ना। हमारे यहाँ ऐसे पानी निकलता है, उससे खेत हम लोग क्या कर लेते हैं? एग्रीकल्चर कर लेते हैं। उनके यहाँ ऐसे पानी की जगह तेल निकल जाता है, ठीक है, तो खाना नहीं खा पाते हैं। तो हम लोग का ये एक्सचेंज बनना जरूरी है, ठीक। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ये सब पूरा कहानी है। ये डेटा है मेंस के लिए जरूरी है। देखो डेटा कितना है, अभी हमारा ट्रेड 83 बिलियन के आसपास है। कितना है? 83। एक साल पहले $59 बिलियन था। 59 से 83 काफी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और कुछ साल पहले मिलियन में था। मिलियन मतलब कितना मिलियन? $180 बिलियन। मिलियन बिलियन में क्या डिफरेंस होता है बताओ? 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। कितना? 1000। फिर से बोलो कितना? 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। समझ में आई बात? बस यही डिफरेंस है। एक बार 2 नेशनल पार्टी के प्रवक्ता लड़ रहे थे कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है। दूसरे ने पूछ दिया ट्रिलियन में कितना जीरो होता है बताओ? अब ट्रिलियन में जीरो ही नहीं पता। ट्रिलियन का नहीं पता तो बिलियन में आ जाओ। 5 ट्रिलियन को किस में कन्वर्ट कर दो? बिलियन में। 5 इंटू 30 आ गया। बिलियन को किस में कन्वर्ट कर दो? मिलियन में। फिर 30 और आ गया। फिर मिलियन में कितना होता है? 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। समझ में आई बात? फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 जीरो से, हो गया 6 3 9 3 12 खत्म। बड़े बड़े प्रवक्ता जो एमपी बनेंगे, जो देश चलाएंगे,
5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, ट्रिलियन ही नहीं पता। तुमको तो पता रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में देश आप ही को चलाना है। वो बस आपको बोलेंगे देश चलाओ, मैं आगे 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 फोटो खींचेंगे, चलाना आपको ही, क्योंकि पढ़े लिखे आप ही हो, आपका रिक्रूटमेंट हो ही इसलिए रहा है। समझ में आई बात कि जो उनसे नहीं होता वो आप करो। उनको क्या पता है? हॉर्स ट्रेडिंग, सरकार कैसे बनानी, इधर से तोड़ के इधर से काट के इधर बना लेना, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, ठीक है। सिमिलर इंडस्ट्रीज भी बहुत होती, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन है, वैसे बाकी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बिलीव करती है हॉर्स ट्रेडिंग में, ठीक है। कि यहां पे उनको लग रहा है कि दिस फैकल्टी इज वेरी गुड, तो उनको काट लो। अपने फैकल्टी को प्रमोट कर ही नहीं पाएंगे, अच्छा ला ही नहीं पाएंगे, बाकी दूसरे अच्छा फैकल्टी को काटने की कोशिश करते रहते हैं। यही बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, चलते रहता है, नेचुरल चीज है। फर्दर इनहेंस बायलैटरल ट्रेड इनहेंस करना है। लोकल करेंसी में सेटलमेंट स्टार्ट किया। देखो अभी कोई भी दो कंट्री के बीच में सेटलमेंट जनरली डॉलर में होता है। किसमें होता है? डॉलर में। तो इंडिया यूएई ने अपना एक वो बनाया है, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बनाया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट किस में कर पाए? लोकल करेंसी। लोकल करेंसी में करेंगे तो डॉलर के इन्वॉल्वमेंट नहीं, यूएस की रिक्वायरमेंट नहीं। समझ में आई बात? अगर मेरा और तुम्हारे बीच का कोई सेटलमेंट हो रहा है, इसमें तीसरे पर्सन का कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ ना। जितना तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कम रख पाएंगे उतना दोनों के लिए फायदा है। समझ में आई बात? डॉलर किसका करेंसी है? यूएस का, है ना। पूरा वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा ट्रेड किस करेंसी में होता है? डॉलर में होता है, ठीक है। 5 कंट्री का एक ग्रुप है, नाम बताओगे? BRI, आगे बोलो, CS। नाम सुना है क्या? फिर से बोलो, BRICS। क्या नाम हुआ? ब्रिक्स। B फॉर, R फॉर, I फॉर, C फॉर, S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया नहीं बोल देना गलती से, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए वही दिया जा सकता है। तो ये 5 कंट्री का जो ब्रिक्स है, अभी इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना अलग करेंसी बनाते हैं। ट्रंप नाराज हो गया, लगे 100% पेनाल्टी मारेंगे सब पे। समझ में आ रही बात, है ना। क्योंकि कोई और करेंसी प्रमोट होना मतलब यूएस का डिक्लाइन होना। आ रही बात समझ में? जब तक जो पावरफुल है तब तक उस पर अंकुश लगाना मुश्किल है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। वही बात हो रहा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक सिनर्जी। सिनर्जी मतलब दो लोगों का एनर्जी मिल जाए, बहुत अच्छा काम करे, उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जी, है ना। यूएई हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट $75 बिलियन इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। डिकेड मतलब 10 साल। 10 साल में यूएई यहां पे कितना इन्वेस्ट करेगा? $75 बिलियन बोला है इन्वेस्ट करने के लिए। यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट भी है ना। वो ये सारा फंड को पार्टिसिपेट कराएगा, फैसिलिटेट कराएगा। ये सब चीज डेटा आप कहां लिखते हो? डेटा आप एग्जाम में लिखते हो, ठीक है। तो अगर बस यही सब चीजें हैं, वही पुरानी चीजें, अगर इसको तुमको लिखना है वाकई आंसर्स में, तो आंसर्स में कैसे लिखोगे? इंडिया यूएई रिलेशनशिप, यूएई इज अ गेटवे फॉर गल्फ रीजन्स फॉर इंडिया, है ना। ऐसे करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई इज डीप एंड स्ट्रेटेजिक इन नेचर। फिर लिख दोगे अलग अलग पॉलिटिकल रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक में ट्रेड भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, कल्चरल रिलेशनशिप या पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा तो ऐसी सारी चीजें पढ़ाएंगे, अभी तो बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, है ना, ठीक है। करंट अफेयर्स के हिसाब से बस यही सब चीजें। गवर्नमेंट स्क्रैप्स विंडफॉल गेन्स टैक्स, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड फ्यूल एक्सपोर्ट। विंडफॉल गेन्स टैक्स। विंडफॉल क्या होता है बताओ? अच्छा, विंडफॉल का ऐसे ही मतलब बताओ, टैक्स वैक्स बोलो, विंडफॉल का मतलब क्या होता है? ऐसे ही विंडफॉल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो तुमने दुकान खोला, है ना, चाय का, ठीक है। अचानक से कुछ नया रिसर्च हुआ कि जो चाय पीता है 5 साल ज्यादा जीता है। फटाफट तुम्हारे दुकान पे लोगों का भीड़ लगने लगा, चाय 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 चाय। तो अचानक से तुम्हारा प्रॉफिट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चाय वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो चाय वाले पर टैक्स बढ़ा दो, है ना।
और ये भी आया कि चाय जो चाय पीता है खासकर दिसंबर महीने में उसी का बढ़ेगा 5 साल एज। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, दिसंबर मंथ में चाय वालों पे क्या कर दो, टैक्स बढ़ा दो, बाकी मंथ का छोड़ दो, क्योंकि दिसंबर मंथ में तुमने एक्सेस प्रॉफिट किया। क्या कैसा प्रॉफिट किया, एक्सेस प्रॉफिट को ही क्या बोल सकते हैं, विंडफॉल। अचानक से कुछ ज्यादा छप्पड़ फाड़ के पैसा मिल गया, समझ में आई बात, विंड के सहारे एकदम पैसा आ गया। तो वैसे ही हम लोग क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम को, डीजल को, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 100% इंपोर्ट नहीं करते, कुछ बनाते भी हैं। यहां दुलियाजान में क्या हो रहा होता है, अरे गए उधर दिग्बोई दुलियाजान, गए हो कि नहीं गए हो? अरे गए हो, अरे बोलो, नहीं गए हो? जाओ एक बार, मैं भी नहीं गया हूं, कोई शर्म की बात नहीं है, साथ चलते हैं, ठीक है। वहां पे मेरे आधे कॉलेज वाले लोग भरे हुए हैं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उनका मेन काम ही है पेट्रोलियम इंजीनियर्स। और फिर उधर गुजरात में जामनगर, अंकलेश्वर, मुंबई में मुंबई हाई, तो कुछ तो पेट्रोल हम बना ही रहे हैं। तो अगर रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इजराइल हमास में वॉर हो रहा है, तो पेट्रोल निकालना वहां मुश्किल हुआ ना, हमारे यहां थोड़ी। तो वहां मुश्किल हुआ तो ग्लोबल क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। हमारे यहां तो वही रहेगा प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि हमारे यहां का क्या है, तुम्हारा पूरा माइंस है, हमारे यहां से पेट्रोल निकाल रहे हैं, बाहर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका इनपुट कॉस्ट तो वही है, बाहर वाला मार्केट में ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, वही उसी पे आ रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक काम करो, अगर बाहर का प्राइस बढ़ गया तुम भी बढ़ा लो, लेकिन चूंकि तुम भी बढ़ा के बराबर कर लो बाहर के। समझ में आई बात, तुमने भी बराबर कर लिया तो तुमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया, तुमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया तो ज्यादा प्रॉफिट पे हमें क्या दो, विंडफॉल टैक्स दे दो। समझ में आ रही बात, उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। और ये विंडफॉल टैक्स अचानक से कोविड के टाइम पर खट बढ़ने लगा, मतलब प्राइस बढ़ने लगा पेट्रोल का, तो लोकल कंपनियों ने भी बढ़ाया, तो उन पे प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो टैक्स हुआ। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या डिसीजन लिया है कि विंडफॉल गेन्स टैक्स को क्या कर देंगे, स्क्रैप। स्क्रैप मतलब हटा देंगे, बोलो, स्क्रैप मतलब हटा देंगे। तो यही हुआ है, पूरा डिसीजन इसी के ऊपर। विंडफॉल गेन्स टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन, डोमेस्टिक क्योंकि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है ना। एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल डीजल, क्योंकि प्रोड्यूस करके बाहर बेचोगे तो बाहर से कम प्राइस पे क्यों बेचोगे भाई, है ना। उसको क्या कर देना है, स्क्रैप कर देना है। समझ में आई बात। एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक बात है, वो भी इसी से निकलता है। एटीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ बेटा, एविएशन टरबाइन एंड ऑफ विंडफॉल गेन टैक्स। तो आपको विंडफॉल गेन टैक्स पूछा जाएगा, बता दोगे, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल प्राइस भी कम होने लगा तो लोकल प्राइस को भी कम करना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने पहले बहुत पैसा कमाया, इस साल पैसा ज्यादा नहीं कमाया, तो सोचा कि कम ही पैसा कमा रहे हैं तो हटा ही देते हैं, ज्यादा अच्छा है, तो गवर्नमेंट ने इस साल हटा ही दिया। ठीक है, बस यही है पूरा बैकग्राउंड और कहानी वही है, डेटा वेटा दिया हुआ है और कुछ खास रीजन नहीं है। रीजन बता ही दिया आपको। कंट्रोवर्सी अराउंड पार्डनिंग पावर, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, खूब चल रहा है न्यूज में, है ना। पहले मुझे यहां तक बताओ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर, बोलो, अदरवाइज हम 5th टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद विल हैव वन मोर टॉपिक टू कवर टुडे, है ना, 10-15 मिनट और, एंड योर करंट अफेयर्स फॉर टुडे विल बी ओवर। यहां तक कुछ डाउट हो तो बताओ। 4th टॉपिक, ये टॉपिक क्या दिख रहा है आपको, बताओ, कंट्रोवर्सी अराउंड पार्डनिंग पावर। अच्छा, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, देखो ये पॉलिटी पढ़ लोगे तो ये टॉपिक में कुछ है ही नहीं, तो यहां पे मैं 2 काम कर रहा हूं, है ना। जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, बट मैं बेसिक समझा दे रहा हूं। इस टॉपिक में मैंने बहुत सारी चीजें दे दी हैं, है ना, नोट्स में, बट मैं समझा बेसिक दे रहा हूं। देखो, इंडिया और यूएस को कंपेयर करो, इंडिया भी डेमोक्रेसी है और यूएस भी डेमोक्रेसी है ना। इंडिया और यूएस की डेमोक्रेसी में एक मेजर डिफरेंस क्या है, इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म का डेमोक्रेसी है और यूएस प्रेसिडेंशियल फॉर्म का डेमोक्रेसी है। यूएस में प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा है, इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं के बराबर है। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का है, यूएस में प्रेसिडेंट काम का है, नाम का भी है। समझ में आई बात, है ना, यहां तक समझ रहे हो। अब होता है पार्डन करने का पावर, पार्डन मतलब माफी देने का पावर, है ना।
अगर किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है, उसका कुछ केस कन्विक्शन चल रहा है, तो इंडिया में कई बार होता है ना कि बहुत बार जिसको मौत की सजा सुना दी जाती है, पार्डनिंग के लिए कहां पे जाता है वो? प्रेसिडेंट के पास लेके जाता है, मर्सी पिटीशन लेके जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मर्सी पिटीशन, कि प्रेसिडेंट साहब मुझे माफ कर दीजिए। तो इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट सिर्फ दिखाने के लिए, एक्चुअल पावर नहीं। तो प्रेसिडेंट ऐसे मुंह करके देखते हैं किसकी तरफ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ। क्या बोल रहे हैं, क्या करना है बताइए? क्योंकि उनके पास एक्चुअल पावर नहीं। दूसरा यूएस हो गया, यूएस में प्रेसिडेंट के पास खुद ही एक्चुअल पावर, पार्डनिंग के लिए उसके पास आया पार्डन। समझ में आई बात? तो इंडिया में अगर पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो बस साइन करने का पावर है। एक्चुअल पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर और बड़े जो सीनियर मिनिस्टर है उनके पास। वो लोग जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को, वही करना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात है ना? लेकिन यहां पे यूएस में जो प्रेसिडेंट को मन करेगा वही करेगा। तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, अभी नाम बताओ? जो बिडेन। किया क्या है? अपने बेटे का केस चल रहा था, उसको पार्डन कर दिया। समझ में आई बात? किसका केस चल रहा था? खुद के बेटे का, उसको क्या कर दिया? पार्डन। तो कंट्रोवर्सी होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो वही कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन इंडियाज पार्डनिंग पावर एंड यूएस का। अच्छा, यूएस में अगर माफी मिल गया मतलब जेल नहीं होगा, ठीक है, जेल नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, बट हां गलती तो आपकी थी, मतलब आपको पूरी तरीके से गंगा नहा के पाप धोने वाला आपको मुक्ति नहीं मिला। आप जेल नहीं गए, आप पे कार्रवाई नहीं हुआ, बट लोग आपको गलती मानेंगे ही मानेंगे, है ना? आपको लिस्ट में एक कन्विक्टेड या फिर एक क्रिमिनल वाला स्टेचर रह ही जाएगा। जबकि इंडिया में अलग है, अगर प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया तो कंप्लीट माफी। समझ में आई बात? अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हाँ इनको पार्डन कर दिया जाए, तो कंप्लीट माफी हो जाता है। कैसा माफी? कंप्लीट। जेल भी नहीं होगा, सेंटेंस भी नहीं होगा, हर तरीके से बाइज्जत बरी वाला माफी हो जाता है। कैसा माफी हो जाता है? बाइज्जत। वहां बाइज्जत वाला नहीं होता। बस ये बेसिक डिफरेंस है इंडिया का पार्डनिंग पावर और यूएस। अच्छा, इंडिया में फिर दो लेवल हो जाता है। दो लेवल मतलब ऊपर प्रेसिडेंट, नीचे स्टेट में कौन हो जाता है? गवर्नर। वही हाल यूएस में भी है ना? यूएस में भी अपना प्रेसिडेंट हो जाते हैं और स्टेट लेवल पे अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों कंट्री कैसी कंट्री है? फेडरल कंट्री है। समझ में आई बात? तो इंडिया में प्रेसिडेंट किसको पार्डन कर पाते हैं? जो सेंट्रल लॉज है। यूएस में भी जो सेंट्रल लॉज है, सेंट्रल लॉज को यूएस में फेडरल लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल लॉज। तो फेडरल लॉज पे कुछ भी होता है तो यूएस का प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है। ये पूरा कंट्रोवर्सी वही चल रहा है, द बिडेन कंट्रोवर्सी, हंटर बिडेन पार्डन। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ग्रांटेड एन अनकंडीशनल पार्डन टू हिज सन हंटर बिडेन, कन्विक्टेड। एक होता है एलिगेशन, एक होता है एलिगेशन मतलब आप पे आरोप है, कन्विक्टेड मतलब आप गलत प्रूफ हो चुके हो। कन्विक्टेड ऑफ हिज फेडरल टैक्स एंड गन ऑफेंसेस इंक्लूडिंग पोटेंशियल क्राइम बिटवीन 2014 एंड 2014। रीजन, बिडेन ने बोला कि मेरा फैमिली को जबरदस्ती टारगेट किया गया था। पब्लिक बैकलैश होगा ही, है ना? यूएस का प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर यही सब है। एग्जांपल में जॉर्ज वाशिंगटन ने अब एक पार्डन किया था विस्की रिबिलियन के लीडर को। बिल क्लिंटन ने अपने हाफ ब्रदर मतलब सौतेले स्टेप ब्रदर को पार्डन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सन इन लॉ के फादर को पार्डन किया हुआ है। तो ये लोग का चलता रहता है, ठीक है। फेवरेटिज्म, पॉलिटिकल बायस इसको बोलते हैं। इंडिया में क्या है? पार्डन्स आर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट पार्डन करेगा और आर्टिकल 161 में कौन करेगा? गवर्नर। स्टेट में, स्टेट लॉज में कौन पार्डन करेगा? गवर्नर। और सेंट्रल में कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। उनको बस, इनका बस ठप्पा लगेगा। एडवाइस किसका चाहिए? इनके बिना नहीं होगा। ये पर्दे के पीछे यही है। समझ में आई बात? ठीक है, बस आर्टिकल नंबर याद होना जरूरी है। पार्डनिंग पावर और डिटेल में है, डिटेल में आप पढ़ना, पूरा यहां पे भी दिया हुआ है। और बाकी पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करने के लिए मैंने वापस से यहाँ पे दे दिया हुआ है। अ पार्डन इन इंडिया फुल्ली एब्जॉल्व्स, फुल्ली एब्जॉल्व्स मतलब बाइज्जत बरी, अ कन्विक्ट ऑफ कन्विक्शन पनिशमेंट एंड एसोसिएटेड डिस्क्वालिफिकेशन। 100% बाइज्जत बरी हो जाता है। यूके में क्या है? यूके
यूके में भी इंडिया की तरह हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया? यूके से। तो वहां पे भी जो किंग क्वीन होता है वो पार्डन करता है, बट वो भी अपनी मर्जी से नहीं करता है ना। वहां भी मिनिस्ट्रियल एडवाइस क्या होता है? जरूरी होता है आजकल। ठीक है, बस यही चीज है। 5th टॉपिक खत्म होता है। समझ में आया? यहां तक पार्डनिंग पावर समझ में आया? और मैंने जो उसके स्टैटिक पोर्शन था पार्डनिंग पावर को वो भी नोट्स में दे दिया है कि आप जो पढ़ लिए हैं वो रिवाइज कर लें, जो नहीं पढ़ लिए हैं वो पढ़ेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज में चल रहा है तो, है ना। लास्ट टॉपिक, यूके असिस्टेड डाइंग बिल ओवरव्यू एंड कंपैरिजन विद इंडियन लॉ। असिस्टेड डाइंग, डाइंग मतलब क्या हुआ बताओ? बाल डाई करना, मर जाना। असिस्टेड मर जाना मतलब किसी को असिस्ट करना कि वो मर जाए। मतलब असिस्ट कब करोगे किसको कि वो मर जाए? किसी को जब वो टर्मिनली इल होगा, पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में होगा, उसका ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं होगा, वो बहुत सफर कर रहा है ना, उसका मर जाना ही उस जिंदगी से बेटर है। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट या क्रिटिकल स्टेज पे अगर कोई पेशेंट है। तो यूके एक बिल लेके आया है असिस्टेड डाइंग, कि अगर कोई मर रहा है, मतलब क्रिटिकली इल है और ऐसा इल है कि 6 महीने में मर ही जाएगा, तो बेचारा 6 महीना कष्ट काट के क्यों मरे? उसको असिस्ट कर दो कि वो मर ही जाए। तो उसके लिए क्या लगेगा? एक डॉक्टर लगेगा। डॉक्टर आएगा पेशेंट से, उसका विल पूछेगा, क्या तुम सही में मरना चाहते हो? पेशेंट बोलेगा कि हाँ मैं मरना चाहता हूं। समझ में आई बात? तो उसका असेसमेंट करेगा कि हाँ ये इसका बचने का चांसेस भी कम है और अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे में इसका मर जाना ही बेटर है। समझ में आई बात? एक बार होगा, फिर दूसरी बार दूसरा डॉक्टर आएगा, ऐसा बिल बना हुआ। बिल मतलब अभी वो कोई चीज आया है यूके में, फिर उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, पास होगा, तो क्या बनेगा? लॉ बनेगा। समझ में आई बात? तो ये यूके में चल रहा है ना। यूके में भी ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के लॉ के साथ क्या कंपैरिजन है? इंडिया में या असिस्टेड डाइंग को हम लोग कई बार यूथेनेसिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया। ई से स्टार्ट होता है, EUTH, थेनेसिया, है ना, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया मतलब अगर कोई वो रिकवर नहीं हो पाए और वेजिटेटिव स्टेट में है, वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल वाले स्टेट में है, क्रिटिकली इल है, उसका मर जाना ही बेटर है, तो उसको मर जाने दिया जाए। तो इंडिया में क्या वो लीगल है? इंडिया में लीगल नहीं है कि अगर कोई मर जाना चाहता है तो आपने इंजेक्शन दिया और मार दिया, नहीं। यूके में उसी पे बिल आया है। समझ में आई बात? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2017 के अराउंड कि देखो अगर कोई ऐसे टर्मिनली पेशेंट है, बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, तो उसको हम लोग पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव का मतलब आपने इंजेक्शन दिया वो मर गया। एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, मतलब उसको इतना मास तास ऑक्सीजन सिलेंडर 50 चीज लगा हुआ है, वो सब हटा दो। समझ में आई बात? वैसा यूथेनेशिया दिया जा सकता है कि मान लो हॉस्पिटल में बिल आ रहा है, घर वाले दे नहीं सकते भाई, तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अलाउ किया। समझ में आई बात? उसको क्या बोलते हैं बोलो? पैसिव यूथेनेशिया। यूके में किसका बात हो रहा है? एक्टिव का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? एक्टिव, कि उसको मार ही दो। समझ में आ रही बात? पैसिव का मतलब अगर कोई पेशेंट है क्रिटिकली इल है, तो एक तो चीज होगी, अब क्रिटिकली इल होगा तो ऑब्वियसली मेडिसिन और बहुत सारा सपोर्ट पे होगा, वो सपोर्ट हटा देना इज पैसिव यूथेनेशिया, और उसको इंजेक्शन या दे के मार देना इज एक्टिव यूथेनेशिया। समझ में आई बात? नहीं, एनिमल्स के बारे में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी बात। एनिमल्स के बारे में भी ऐसा लॉ नहीं है इंडिया में। तो यूनाइटेड किंगडम में ऐसा बिल चल रहा है, और ये कहां इंपॉर्टेंट होगा? GS4 एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, GS2 के लिए भी होगा, प्रीलिम्स के लिए भी बात हो सकता है, क्योंकि नया है, एक तरह से करंट अफेयर्स। द यूके हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे यहां पे लोकसभा है, वहां पे क्या है? हाउस ऑफ अप्रूव द टर्मिनली इल एडल्ट की बात हो रही है, 18+ लाइफ एंड ऑफ लाइफ बिल थ्रू अ फ्री वोट, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूके में 18 साल से एज ज्यादा, कम से कम इंग्लैंड में रह रहा हो लास्ट 12 मंथ से, है ना। एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल के साथ नहीं कि एक पैर नहीं है उसको मार दो, ऐसे तो उनका विक्टिमाइजेशन बढ़ जाएगा।
क्या बढ़ जाएगा? विक्टिमाइजेशन। मेंटल डिसऑर्डर वालों के साथ भी नहीं किया जा सकता है। टर्मिनल इल इज डिफाइंड एज अ वर्सनिंग, जो वर्स होता जाए, अनट्रीटेबल, कैसा? अनट्रीटेबल कंडीशन एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन डेथ विद इन 6 मंथ। सिर्फ उन्हीं को एक्टिवली मारा जा सकता है। समझ में आई बात? अदरवाइज नहीं। उसमें डॉक्टर आएगा, एक डिक्लेरेशन देगा, फिर दूसरा डिक्लेरेशन होगा, ये सब प्रोसेस है। जुडिशरी भी, हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व होगी, ये सब हमें बहुत ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। मेंस के लिए फिर जब एथिक्स पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए कुछ खास ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, यही सब चीज, इस पर डिबेट चल रहा है, सपोर्टर कुछ और बोलेंगे। इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि पैसिव यूथेनेशिया पार्ट ऑफ राइट टू डाई विथ डिग्निटी। किसी को डिग्निटी से मरने तो दो। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंदर? 21। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया प्रोसीजर वगैरह है, प्रोसीजर पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये यूके का है या इंडिया का है? यूके में, इंडिया में पैसिव की बात हो रही है, यूके में किसकी बात हो रही है? एक्टिव की बात हो रही है। यूके भी सुसाइड एक्ट यूके का भी है, मतलब सुसाइड करने वाले को जेल हो जाएगा, है ना? तो अभी लेकिन यूके वाला भी इंप्रूव हो रहा है। हमारे जो मैक्सिमम लॉज हैं वो यूके जैसे ही हैं, क्योंकि अंग्रेज ही बना के गए थे, बहुत हमने वही छोड़ दिए, कुछ नए बनाए, कुछ मॉडिफाई किए। समझ में आई बात? और आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कंपैरिजन विथ मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में कौन आएगा? यूएस आएगा, यूके आएगा, फ्रांस आएगा। तो क्वेश्चंस आ सकता है मेंस वाइज। समझ में आई बात? ठीक है, GS2 में लिखा हुआ है, देखना। इसलिए सिलेबस ध्यान में रखना होता है। सिलेबस ध्यान में नहीं रखते तो 50 टॉपिक पढ़ाते, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आता। समझ में आ गई बात? दिस इज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ और ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे दिसंबर पार्ट 2 करंट अफेयर्स समझ के। ठीक है, ठीक है, कल ही अनाउंस हो जाएगा। रात में बैठ के मेहनत करेंगे आपके लिए कि क्या टॉपिक्स बन पाया। ठीक है, और फिर अगर क्लास 25 को नहीं हुआ तो 26 तक हम लोग फ्लो में रहेंगे, अपना सारा पेंडिंग करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें फिर? चलो, थैंक यू एवरीवन।